अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आज का जो लेक्चर है प्रॉबेबली हमने अब 5-6 लेक्चर्स हमारे हो गए ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट के, जिसमें हमने अपनी ई कॉमर्स स्टोर भी बनाया, वेबसाइट बनाई, उसमें फिर प्रोडक्ट्स वगैरह को हमने ऐड किया। ठीक है जी, प्रोडक्ट्स को मैनेज किया, प्रोडक्ट्स की मुख्तलिफ जो किस्में हैं उनको भी हमें डिस्कस किया। ठीक है, और कैसे हम जो है वो प्रोडक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी, कूपन वगैरह के बारे में फिर हमने देखा कि कूपन मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं। ठीक है जी, कूपन्स वगैरह का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो ये मतलब सारी जो चीज़ें थी वो हमारी ई कॉमर्स से रिलेटेड ही थी। ठीक है जी, तो उसमें हमने जो प्लगइन ज़्यादा हमने यूज़ किया वो कॉमर्स था। ठीक है। अच्छा, अब जो आज का जो लेक्चर है ये ज़्यादा जनरल चीज़ों के बारे में है कि मतलब हमारा जो वर्डप्रेस है जनरली इसका स्ट्रक्चर क्या है, वर्डप्रेस की डेटाबेस क्या होती है। स्टार्ट में बिल्कुल बताया था, बिल्कुल शुरू में, कि जब आप वर्डप्रेस याद होगा अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं तो उसकी एक डेटाबेस भी आप बनाते हैं। लेकिन बस हम एक डेटाबेस बना लेते थे और उसका बस यूज़र नेम पासवर्ड दे, याद होगा रूट, यूज़र नेम, पासवर्ड, एम्प्टी, वो 5 चीज़ें जो हम जब वर्डप्रेस की अपने कंप्यूटर पे वेबसाइट बनाते हैं तो हमें 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि जी हमारा सर्वर नेम क्या है, डेटाबेस नेम क्या है, डेटाबेस का यूज़र नेम क्या है, डेटाबेस का पासवर्ड क्या है और टेबल प्रीफिक्स क्या है। याद है, ये 5 चीज़ें हमने बतानी होती थी। तो उस वक़्त हमने थोड़ा सा इस चीज़ को डिस्कस किया था कि अच्छा वर्डप्रेस की डेटाबेस भी है कोई। तो आज ज़रा मैं आपको डिटेल से दिखाऊंगा कि वर्डप्रेस की डेटाबेस क्या होती है और एक्चुअली डेटाबेस क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी, फिर उसके बाद हम पासवर्ड मैनेजमेंट भी सीखेंगे। पासवर्ड बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन हम लोग तो बस पासवर्ड अप्लाई किया और बस हम चल पड़े, हमने काम शुरू कर दिया। तो अभी हम इसमें देखेंगे कि बहुत सारे इश्यूज आते हैं पासवर्ड से। कभी कभी आपका पासवर्ड हैक हो जाता है, कोई आपकी वेबसाइट हैक कर लेता है आपको, आपका पासवर्ड ही उसने चेंज कर दिया, अब आप क्या करें। ठीक है जी, अब आपकी ईमेल उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं, किस तरह से, तो वो मैं आपको तरीके बताऊंगा उसके। ठीक है जी, तो अगर वो आपकी ईमेल भी चेंज कर देता है कि जी, तो फिर आप कैसे उसको हैंडल करेंगे, ये कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। और फिर फाइनली मैं बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको बताऊंगा कि वर्डप्रेस की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, तो वो भी आपको इंशाल्लाह इस लेक्चर में शेयर करूंगा। ठीक है, प्रॉबेबली कोशिश होगी कि मैं सारा इसी लेक्चर में जो है इसको कवर कर लूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि डेटाबेस क्या है। डेटाबेस है, पहले तो एक बात थोड़ी सी समझनी है कि डेटाबेस को आप समझेंगे कि स्टोर हाउस ऑफ डेटा। अभी मैं एक मतलब छोटी सी लाइन से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टोर हाउस ऑफ डेटा, कि डेटाबेस एक स्टोर हाउस ऑफ डेटा है। मतलब आपने जितनी भी अपनी वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट्स आप ऐड करते जा रहे हैं कि ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, जैसे हमने कुछ प्रोडक्ट्स 2-3 ऐड की थी, तो आप जो प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो वो असल में जाके वर्डप्रेस की डेटाबेस में स्टोर हो जाती है। डेटाबेस में प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नंबर और ये सारा डेटा, ठीक है जी, प्रोडक्ट की तस्वीर तक जो है डेटाबेस में स्टोर हो जाती है। तो असल में आप समझें कि आपकी वेबसाइट का जो असल जो चीज़ है वो वेबसाइट के पीछे उसकी डेटाबेस है। डेटाबेस की अगर मैं प्रॉपर आपको डेफिनेशन में समझाने के लिए बताऊं तो आपने ये समझना है कि डेटाबेस इज़ अ स्पेशल फाइल। डेटाबेस एक स्पेशल फाइल है। डेटाबेस इज़ अ स्पेशल फाइल used to store specific data about an organization। ठीक है जी, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक स्पेसिफिक फाइल है और ये फाइल क्या करती है, डेटा स्टोर करती है इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ये बहुत अहम बात है। डेटाबेस में डेटा किसी भी कंपनी का, किसी इदारे का, किसी जो है एजेंसी का, किसी इंस्टीट्यूट का
डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर, उसमें हम ऑर्गेनाइज्ड मैनर में डेटा को स्टोर करते हैं। अच्छा भाई, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में स्टोर करने का फ़ायदा क्या होगा? सो टू प्रोवाइड क्विक एंड ईजी एक्सेस ऑफ डेटा, ताकि डेटा तक एक्सेस जो है वो ईजी हो जाए। ये ज़हन में रखना है। डेटाबेस एक फ़ाइल है जिसमें डेटा स्टोर होता है ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, स्ट्रक्चर्ड मैनर में, एक ख़ास स्ट्रक्चर में स्टोर होता है, ठीक है जी, और एक ख़ास फॉर्मेट में कह लें स्टोर होता है, एक ख़ास स्ट्रक्चर में स्टोर होता है। क्यों स्टोर होता है? ताकि जब भी इस डेटा को एक्सेस करना हो तो वो एक्सेस करना आसान हो जाए, ईजी हो जाए और क्विक हो जाए, ठीक है जी, क्लियर है? तो इसी तरह वर्डप्रेस की भी डेटाबेस है। वर्डप्रेस की वेबसाइट के बैक के ऊपर जो डेटाबेस है, जिसमें हमारी पोस्ट स्टोर होती हैं, याद होगा पोस्ट के बारे में, ब्लॉग के बारे में भी एक दो लेक्चर हमारे थे, और मैंने आपको बताया भी था कि वर्डप्रेस का जो इनिशियली जिसके मकसद के लिए बना था वो ब्लॉगिंग ही थी, कि ब्लॉग्स बनाएं। तो हर ब्लॉग में पोस्ट होती हैं, ठीक है जी। पोस्ट जो है हर पोस्ट का कोई ना कोई नंबर भी होता है, हर पोस्ट की डेट भी होती है, हर पोस्ट का टाइम भी होता है, हर पोस्ट का कोई ऑथर भी होता है, और हर पोस्ट की डिस्क्रिप्शन भी होती है, कैटेगरी भी हम डाल सकते हैं पोस्ट की। तो वर्डप्रेस की जो असल में डेटाबेस में ये सारी चीज़ें जाके डेटाबेस में ही स्टोर होती हैं। यानी इसका मतलब है कि अगर हम वर्डप्रेस की डेटाबेस ख़त्म कर देंगे तो खाली पेजेस रह जाएंगे, शायद उनके ऊपर कलर और वो तो नज़र आए, लेकिन वो जो है वो डेटाबेस जो है वो असल में उसका जो डेटा है वगैरह है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो मेन असल में कह लें कि वर्डप्रेस का जो हार्ट है वो डेटाबेस है। तो चलें, अब मैं आपको वर्डप्रेस की डेटाबेस दिखाता हूँ। अच्छा, एक पॉइंट बस छोटा सा बता देता हूँ कि वर्डप्रेस की जो डेटाबेस है, एक तरह से हम इसे वर्डप्रेस का बैकएंड कहेंगे, कि ये बैक है, मतलब इसी के बेस के ऊपर सारी वर्डप्रेस की वेबसाइट चल रही है। तो चलें, मैं अभी आपको वर्डप्रेस की डेटाबेस दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक मैं वेबसाइट अभी आजकल बना रहा हूँ, तो ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, और वेबसाइट के अंदर यहाँ कोई डेटाबेस नहीं नज़र आ रही, लेकिन यहाँ से जो भी मैं प्रोडक्ट ऐड करूँगा, पेज ऐड करूँगा, सबका डेटा डेटाबेस में चला जाएगा, ठीक है। तो हमने अपनी डेटाबेस को कैसे एक्सेस करना है? डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए हमें जाहिर सी बात है अपनी दो तरीके मैंने आपको बताए थे। अगर आप लोकल कंप्यूटर पर हैं तो फिर आप उसी तरह लोकल होस्ट में वो PHP माई एडमिन उसमें जाएंगे, ठीक है ना, याद है ना आपको PHP माई एडमिन जहाँ पे हमने डेटाबेस बनाई थी, बस वहाँ पे आपको डेटाबेस नज़र आ रही होगी, ठीक है। चलें, मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ एक दफ़ा। लोकल होस्ट को चलाते हैं, जैम्प को पहले चलाते हैं, जैम्प के अंदर लोकल होस्ट को एक्सेस करेंगे। एक्सेस करके ये देखें, इसको भी स्टार्ट कर दें और साथ में MySQL को भी स्टार्ट कर दें। जब आप इसको स्टार्ट कर देंगे तो आपका जो है वो डेटाबेस आपकी एक्टिव हो जाएगी, डेटाबेस सर्वर चल जाएगा। तो बस आपने ये एडमिन का बटन दबाना है, तो आपको ये PHP माई एडमिन, ये वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी, क्लियर। तो यहाँ पे अब वो जो हमने WP10 नाम की जो वेबसाइट बनाई थी उसकी ये डेटाबेस ऑटोमेटिकली बन गई। हमने तो सिर्फ WP10 नाम की डेटाबेस बनाई थी, उसके अंदर ये सारी चीज़ें खुद ही आ गई। ये इन्हें कहते हैं टेबल्स। डेटाबेस में होते हैं टेबल्स, टेबल्स में होते हैं रिकॉर्ड्स। तो ये डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर ये टेबल्स हैं, जो भी उस पर कमेंट्स आएंगे वो इधर आके स्टोर हो जाएंगे, ठीक है जी। ये देखें, ये टेबल है आपके सामने। दोबारा से बता देता हूँ, ये हमारी WP10 जो हमने वेबसाइट बनाई थी ये उसकी डेटाबेस है, और डेटाबेस में होते हैं टेबल्स, और हर टेबल में होंगे रिकॉर्ड्स, ठीक है जी। किसी भी टेबल को क्लिक करते हैं तो ये रिकॉर्ड है, कमेंट ID, कमेंट पोस्ट ID, ऑथर नेम, ठीक है जी, कमेंट ऑथर, ये सारा कुछ आ जाएगा। तो इस तरह से डेटाबेस में बहुत सारे टेबल्स होंगे, टेबल्स में रिकॉर्ड्स होंगे। इनको डिस्कस करेंगे अभी आके, स्पेशली पासवर्ड मैनेजमेंट में हम डेटाबेस के टेबल्स को काफ़ी हम देखेंगे। पोस्ट्स, जो भी पोस्ट होती हैं वो यहाँ पे पोस्ट को क्लिक करेंगे तो ये बता देता है कि जी इसमें ये पोस्ट हैं, ठीक है जी। डेटाबेस के अंदर हमने ये पोस्ट कर दी, पोस्ट नंबर ये, उसके अंदर पोस्ट का टाइटल ये है, पोस्ट का जो स्टेटस है वो ये है,
तो ये सारी चीज़ें डेटाबेस में, यानी इसी की बेस पे हमारा जो पेज है, हेलो वर्ल्ड पोस्ट आपको याद होगी, जो हर वेबसाइट के अंदर हेलो वर्ल्ड पोस्ट होती है, ठीक है। तो ये सैम्पल पेज भी हर एक के अंदर होता है। ये देखें, जैसे कल मैंने अब एक नई वेबसाइट, जो अभी मैंने कहा आपको मैं जिसके बारे में दिखाता हूँ, तो ये मैंने बनाना शुरू की कल से। तो उसके अंदर ये देखें, ये हमारे पास ये सैम्पल पेज चल रहा है, हर एक वेबसाइट के अंदर होता है। तो ये भी मतलब ये सारा कुछ इसका डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, सैम्पल वो सॉरी डेटाबेस में। अगर मैं यहाँ से चेंज कर दूँ कि सैम्पल पेज की बजाय कुछ और लिख दूँ, तो यहाँ भी इसका टाइटल जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ये तो मैं अपने लोकल वो जो डेटाबेस बनाई थी ना, WP10 जो वेबसाइट बनाई थी, ये उसकी डेटाबेस दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको ये जो मैंने कल वेबसाइट अभी बनाना शुरू की है, इसकी मैं आपको डेटाबेस दिखाता हूँ। तो ऑनलाइन जो हमारी वेबसाइट होती है उसकी डेटाबेस हम कैसे एक्सेस करते हैं। हम सबसे पहले वेबसाइट के सी पैनल में जाएंगे। सी पैनल हमें कब मिलता है, जब हम कोई वेबसाइट बाय कर लेते हैं तो हमें सी पैनल मिल जाता है, उसका यूज़र नेम और पासवर्ड हमें मिल जाता है। तो ये देखें, मैंने अपनी ये जो वेबसाइट मैं बना रहा हूँ, मैं इसके सी पैनल में चला गया और मुझे उन्होंने कुछ पासवर्ड और यूज़र नेम और पासवर्ड मुझे मिल गया था। मैंने वो यूज़र नेम पासवर्ड दिया और मैं सी पैनल में चला गया। ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है कि मैं अपनी वेबसाइट की डेटाबेस को देखना चाहता हूँ। असल में हमारी वेबसाइट दो चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल है, ये ज़रा देखिएगा। एक हमारी वेबसाइट के पेजेस हैं, वो पेजेस कहाँ पे मौजूद होंगे, वो होंगे, वो फाइल्स की शक्ल में होंगे, वो फाइल मैनेजर में। इधर इससे कम परेशान नहीं होना कि ये सर ने हमें क्या सी पैनल दिखा दिया है, तो लेकिन ये पता होना चाहिए, वर्डप्रेस के डेवलपर को ये पता होना चाहिए, ये फाइल मैनेजर है जी। फाइल मैनेजर से आपने अपनी वेबसाइट की फ़ाइल्स को देखना है कि मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट की फ़ाइल्स कौन सी हैं। और जब आप ज़रा एडवांस लेवल पे जाते हैं, आप फाइल में जाके भी कोडिंग को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको 3-4 लैंग्वेजेस की महारत चाहिए, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और PHP। हमारा एक कोर्स है, वो स्पेशली इसके ऊपर भी है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। इससे आप वर्डप्रेस के डीप डाउन जाके भी वर्डप्रेस में काम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये मैं अब दोबारा से बताने लगा हूँ कि दो चीज़ें हैं जिस पे हमारा पूरे वर्डप्रेस की वेबसाइट मुश्तमिल है। एक हमारा है फाइल मैनेजर, के अंदर हमारी फाइल्स जो पड़ी होंगी, फाइल मैनेजर में जाएं और public_html में जाएं, तो यहाँ पे जितनी भी फाइल्स हैं, ये जी सारी आपकी वर्डप्रेस की फाइल्स हैं। ये समझो आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट का कोड है सारा, ठीक है। और इसके बैक के ऊपर क्या है जी, आपकी डेटाबेस है। डेटाबेस को कैसे एक्सेस करना है, यहाँ PHP माई एडमिन में चले जाएंगे। लोकल कंप्यूटर पे भी आपको बता दिया कैसे PHP माई एडमिन में जाना है, ठीक है जी। यानी यहाँ से MySQL को रन करके ये एडमिन में चले जाना है, PHP माई एडमिन में आप पहुँच जाएंगे। और इसी तरह इसके भी PHP माई एडमिन में चले गए, तो यहाँ पे ये देखें डेटाबेस मुझे नज़र आ गई कि ये एक इसकी इंटरनल डेटाबेस होती है, इसको नहीं हमने छेड़ना, इंफॉर्मेशन स्कीमा को नहीं हमने छेड़ना। ये जो होती है ये हमारी वेबसाइट की डेटाबेस होती है। जब वर्डप्रेस की हमारी डेटाबेस बन जाती है तो उसमें तकरीबन ये को 10-12 टेबल्स तो ज़रूर होते हैं। तो ये देखें, ये हमारे टेबल्स आ गए। इन टेबल्स के अंदर रिकॉर्ड्स होंगे, वही हायरार्की वही है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वर्डप्रेस की डेटाबेस में पोस्ट भी देख लेते हैं। तो ये देखें, वो पोस्ट भी मौजूद होगी, वो सैम्पल पेज और सारी जो है, ठीक है जी। तो ये इस तरह से ये इसके अंदर पोस्ट भी मौजूद है, ठीक है, क्लियर। लो जी, अब मैं आपको एक काम करके भी दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे डेटाबेस में जाके लिखा स्टार्टर पेज, सैम्पल पेज की बजाय स्टार्टर पेज कर दिया। अब मैं अपनी वेबसाइट को चेक करता हूँ, तो ये देखें, जहाँ पे वो सैम्पल पेज लिखा हुआ था वहाँ पे क्या आ गया, स्टार्टर पेज। अब थोड़ा सा मैं अभी आपको ये दिखा रहा हूँ, पहले आप यही काम कहाँ पे कर रहे थे, डायरेक्टली यहाँ पे। मेरा मकसद आपको वैसे ये डेटाबेस में चेंजेस करना सिखाना अभी नहीं है। मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि अच्छा ये हाउ इट वर्क्स, ये सारा सिस्टम काम कैसे कर रहा है। सारा काम डेटाबेस की बुनियाद के ऊपर हो रहा है।
तो डेटाबेस में जहाँ मैंने चेंज किया इस पेज का डेटा, साथ ही देखें पेज का यहाँ पे टाइटल जो है वो पेज के ऊपर ये जो हेडिंग नज़र आ रही थी वो ऑटोमेटिकली क्या हो गई, चेंज हो गई। किस से? डेटाबेस से। तो ये मैं अभी सारा कुछ डेटाबेस से कर रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है अब जो चीज़ समझाना चाह रहा था वो पहले तो बताया डेटाबेस क्या है। तो वर्डप्रेस की डेटाबेस का काम क्या है, ये कोर है एक तरह से हमारी वेबसाइट का, और इसे मैं टेक्निकल ज़बान में जो वर्ड इसके लिए हम यूज़ करते हैं वो बैक एंड होता है। ठीक है जी। तो वर्डप्रेस की वेबसाइट का जो बैक एंड है वो एक तरह से इसकी डेटाबेस है, और डेटाबेस में बहुत सारे टेबल्स होते हैं। ठीक है जी। हर टेबल का एक स्पेसिफिक काम है। ये टेबल पेजेस और पोस्ट को कंट्रोल करता है। कौन सा? जो पोस्ट्स वाला टेबल है। अच्छा, ये इसे प्रीफिक्स कहते हैं। याद होगा जब हमने अपने कंप्यूटर पे भी वर्डप्रेस की वेबसाइट को कॉन्फ़िगर किया था तो हम वहाँ प्रीफिक्स हमने WP दिया था। तो ये WPRL मतलब ये क्योंकि ऑनलाइन वेबसाइट है इस पर वो थोड़ा सा वो चेंज करके वो प्रीफिक्स दे देते हैं कि ये वर्डप्रेस के टेबल्स हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के टेबल्स हैं। यूज़र्स देखने हो, यानी जाहिर सी बात है जो आप लॉगिन होते हैं तो ये देखें मैंने जो है वो अपना यूज़र नेम यहाँ पे बनाया हुआ है। जिस तरह हम अपना एडमिन और वो बनाते हैं तो वो इस तरह से यहाँ से हम यूज़र नेम ऐड कर लेते हैं। ये मतलब ये शो कर रहा है कि इस वेबसाइट का एक ही एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिन है, और उस एडमिन का जो है वो नाम, यूज़र का नाम है ई कार एडमिन। ये ई कार्गो वेबसाइट है तो मैंने ई कार एडमिन इसका नाम रख दिया। ये उसका पासवर्ड है, लेकिन ये पासवर्ड इनक्रिप्टेड है। आगे उसका यूज़र नाइस नेम, ये भी वही होता है ऑलमोस्ट यूज़र लॉगिन नेम। ये ईमेल एड्रेस है कि ये बंदा जिसकी ये वेबसाइट है उसका ईमेल एड्रेस ये है। ठीक है जी। तो इस तरह आगे कब रजिस्टर हुआ, ये इस तरह की चीज़ें भी सारी यहाँ पे डेटाबेस में आ रही हैं। अगर मैंने यहाँ पे यूज़र नेम चेंज कर दिया तो वो वहाँ भी चेंज हो जाएगा। यानी आप ये समझ लें कि ये इतनी अहम चीज़ है कि अगर यहाँ चेंज कर दिया तो वो उधर भी चेंज हो जाएगा। तो आम तौर पर वो जो हैकर्स होते हैं वो हमारी वेबसाइट की इस चीज़ को जाके चेंज करके हमारे यूज़र अकाउंट को वगैरह को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तो ये इस टाइप के वो जो है वो प्रॉब्लम्स फिर हमारे लिए क्रिएट करते हैं। तो वो मैं आपको थोड़ा सा अभी बताऊंगा अभी कि छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स हैं जो वर्डप्रेस के अंदर यूज़र मैनेजमेंट के हवाले से आती हैं उनको आप कैसे कवर करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है जी। मेरा ख्याल है डेटाबेस का अब समझ आ गया होगा कि अच्छा भाई ये डेटाबेस है हमारी वेबसाइट के पीछे, और ये डेटाबेस की बुनियाद पे ही जो भी पेज हमारे बन रहे हैं, जो हमें नज़र आते हैं, जो पेजेस वगैरह हैं, वो सारे इसी की बुनियाद के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर। चलो जी आगे चलते हैं। अब मैं आपको अगला जो नेक्स्ट जो हमारा काम है वो मैं अब आपको बताऊंगा कि वर्डप्रेस के अंदर पासवर्ड्स को मैनेज कैसे करते हैं। अगर तो सिंपली आपने कभी पासवर्ड अपना चेंज करना हो और आप लॉगिन हो, डैशबोर्ड में जाएं, वो तो आप प्रोफाइल में जाके आप अपना पासवर्ड वगैरह ये आप चेंज कर सकते हैं। इधर से चाहे चले जाएं यहाँ पे एडिट प्रोफाइल में जाएंगे। कोई भी जो यूज़र है एडिट प्रोफाइल में जाके वो आप यहाँ पे न्यू पासवर्ड अपना जनरेट भी कर सकते हैं और ख़ुद से यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, और अपडेट प्रोफाइल का बटन दबा देंगे। ठीक है जी। न्यू पासवर्ड में आपने अपना नया पासवर्ड खुद से भी टाइप कर सकते हैं, जनरेट भी कर सकते हैं, और अपडेट प्रोफाइल का बटन दबा देंगे तो आपका पासवर्ड जो है वो चेंज हो जाएगा। इस तरह से हमें वैसे पासवर्ड आफ्टर अ मंथ, एक महीने में एक दफ़ा पासवर्ड वेबसाइट का वेबसाइट का जो एडमिन होता है उसका पासवर्ड हमें चेंज कर लेना चाहिए। ठीक है जी। मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस भी साथ साथ ही बताए जा रहा हूँ। ठीक है जी। तो हमें कम एक दफ़ा कर लेना चाहिए, और पासवर्ड ईजी गैसेबल नहीं होना चाहिए। ये बहरहाल इस तरह का पासवर्ड होना चाहिए वैसे, लेकिन इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वैसे फिर हमें खुद याद रखना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी। तो बहरहाल फिर भी रिकमेंडेड यही है कि इस तरह का हो, या कम से कम उसमें कैरेक्टर्स, नंबर्स और इस तरह के सिंबल्स वो सारे होने चाहिए। तो सिंपली तो हम यहीं से पासवर्ड वगैरह अपना चेंज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये कब चेंज कर सकते हैं? जब हम एडमिन में लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है। जब हमें पुराना पासवर्ड पता होगा तभी हम यहाँ पे लॉगिन होंगे, फिर चेंज करेंगे। ठीक। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका पासवर्ड लॉस हो जाए तो अब क्या करें। आप तो लॉगिन ही नहीं हो पा रहे, तो अब आप क्या करेंगे, कैसे?
रीसेट पासवर्ड थ्रू ईमेल। तो ईमेल से अपने पासवर्ड को कैसे आपने रीसेट करना है। तो मिसाल के तौर पर यहाँ तो आप एंटर ही नहीं हो रहे, अब आप अपना पासवर्ड भूल गए, या पासवर्ड आपका किसी ने हैक करके और उसमें वो कर दिया है, मतलब आपको चेंज कर दिया। तो दूसरा तरीका ये है कि लॉस्ट योर पासवर्ड, यहाँ जाएं, आप अपना यूज़र नेम लिखें। जैसे मेरा है जी ई कार एडमन, मैंने अपना ये रखा है। यहाँ गेट न्यू पासवर्ड करूँगा, जैसे ही गेट न्यू पासवर्ड का मैं बटन दबाऊँगा तो मुझे मेरा ये जो ईमेल एड्रेस है, अब मैं एक अहम बात आपको बताने लगा हूँ। मैं ये यूज़र के अंदर जब मैंने ये वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था उस वक्त मैंने इसको एक एडमन ईमेल भी दिया था। वो ये देखें जो मैंने दिया था वो एडमन ये इस टेबल में जाके, यूज़र्स वाले टेबल में, डेटाबेस में जाके ये देखें यहाँ पे स्टोर हो गया था। अब अगर मेरा पासवर्ड लॉस हो जाता है तो यहाँ पे पासवर्ड मुझे सेंड हो जाएगा, मेरे ईमेल एड्रेस पे आ जाएगा। जस्ट मैंने यहाँ पे अपना यूज़र नेम लिखना है और गेट न्यू पासवर्ड का मैंने बटन दबाना है। जस्ट सिर्फ मैंने बटन यहाँ से प्रेस करना है तो मुझे साथ ही मेरा पासवर्ड जो है वो मिल जाएगा। तो ये मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन, ठीक हो गया, ये मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसके ज़रिए से मैं यूज़र पासवर्ड अपना रीसेट कर सकता हूँ, जो अगर मेरा पासवर्ड जो है वो लॉस हो गया। ठीक है जी, ये ऑप्शन आपको पता चल गया। अच्छा, अब इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम, अब हुआ क्या था जी, या तो आप पासवर्ड अपना खुद भूल गए थे, या फिर आपका जो पासवर्ड है वो किसी हैकर ने हैक कर लिया है, प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया आपकी वेबसाइट को उसने है। अब आपकी वेबसाइट आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप इवन अपने PHP सॉरी अपने जो WP एडमन है उसमें भी नहीं जा पा रहे आप। ठीक है जी। अब दूसरा तरीका है, अब इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम कि अगर किसी ने आपका ईमेल एड्रेस भी जो है वो वहाँ से चेंज कर दिया है और पासवर्ड भी चेंज कर दिया है, अब आपके पास एक ही हल रह गया है, अब तो आपको डेटाबेस में जाना ही पड़ेगा। यहाँ तक तो ठीक था, आपको याद था कि मैंने ये ईमेल एड्रेस दिया है, लेकिन अब आप वो यहाँ पे यूज़र नेम भी लिखते हैं, आपके ईमेल एड्रेस पे भी पासवर्ड नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि उसने इससे भी ज़्यादा आपके जो है वो वेबसाइट के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया है और अब आपको वो वेबसाइट का ईमेल भी उसने चेंज कर दिया है। तो ये एक आपके लिए बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। इसके लिए फिर आप इसके हल के लिए कैसे इस पासवर्ड को आप कैसे चेंज करेंगे, मतलब अगर आपका ईमेल भी उसने चेंज कर दिया है तो अब आप पासवर्ड को कैसे हैंडल करेंगे। रीसेट पासवर्ड थ्रू डेटाबेस, पहला था ईमेल कि जो आपने ईमेल एड्रेस दिया हुआ है उस पर आ जाएगा। मतलब मैं जब भी वर्डप्रेस इंस्टॉल करूं मुझे चाहिए कि मैं उसे कहूं कि मेरा एडमन ईमेल है suhail.it@gmail.com। अगर मैं कभी पासवर्ड भूल भी जाऊं, मैं अपना जो है वहाँ पे जाके बताऊंगा एडमन लिख के लॉस्ट पासवर्ड, और वो मैं उसे कहूँगा मुझे मेरा पासवर्ड रीसेट कर दो, वो मेरे ईमेल एड्रेस पे भेज देगा। लेकिन अगर ईमेल भी किसी ने हैकर ने चेंज कर दिया तो अब क्या करूँगा, अब मुझे डेटाबेस में जाना ही पड़ेगा। अब मैं थ्रू डेटाबेस चेंज करूँगा, लेकिन उसमें एक मैं आपको जो चीज़ है जो समझाना चाहता हूँ। अब ज़रा देखिएगा, डेटाबेस में मैं चला गया, डेटाबेस का याद है ना जी मैंने आपको कैसे, cPanel में जाएं जो आपने लिया है और PHP माई एडमन में चले जाएं तो आप डेटाबेस में चले जाएंगे। 2-3 दफ़ा बता चुका हूँ इसी लेक्चर में। यहाँ जाके आपने यूज़र्स को क्लिक करना है। यूज़र्स को क्लिक करके आपने पहले तो देखना है कहीं आपका, ये देखें यूज़र नेम ही तो चेंज नहीं कर दिया उसने। अच्छा, यूज़र नेम देखना है, अपना यूज़र नेम ठीक कर लें। ये देखें ऐसे डेटाबेस पे क्लिक, इधर क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करके यहाँ इसमें चेंज कर लें। अच्छा, पासवर्ड अब ये तो समझ ही नहीं आ रही, असल में ये आपका पासवर्ड नहीं है, ये इनक्रिप्टेड पासवर्ड होता है। अच्छा, आप क्या करते हैं, अब आप कहते हैं क्यों ना मैं इधर ही पासवर्ड चेंज कर लूँ। अब मैं चेंज करता हूँ, देखिए आपके सामने ही मैं चेंज करता हूँ। मैं कहता हूँ मैं पासवर्ड रख देता हूँ ABCDEF1279, ABCDEF1279, ये मैंने पासवर्ड रख लिया। मैंने अपनी डेटाबेस का अपने इसका पासवर्ड चेंज कर दिया। चलो जी, मैं लगा के देखता हूँ क्या पासवर्ड मेरा चेंज हुआ। अच्छा,
ई कार्गो मेरी वेबसाइट है, ई कार्गो नहीं, ई कार एडमन मेरा यूज़र नेम है जो इधर था डेटाबेस में ही जाके। ई कार एडमन यूज़र नेम और पासवर्ड मेरा क्या है, ये शो तो कर रहा है कि ABCDEF 1279 है, लेकिन ये काम नहीं करेगा, मैं आपको पहले ही बता दूँ। ABCD, क्योंकि ये तरीका नहीं है ना इसको हैंडल करने का, ठीक है। ABCDEF 1279 चेक, ये यहाँ से ये आँख का निशान जो है इसको क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने पासवर्ड अपनी तरफ से तो सही लिखा है, लेकिन लॉगिन करेंगे वो लॉगिन नहीं होगा। ये देखें लॉगिन नहीं हो रहा, कह रहा पासवर्ड इनकरेक्ट है। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? तो आपने फिर कैसे चेंज करना? आप तो फंस गए कि कैसे, मैंने चेंज भी किया और फिर भी बात नहीं बनी। आपको करना होगा जी एडिट में जाना पड़ेगा। एडिट में जाके आपने जो भी पासवर्ड यहाँ देना है, मिसाल के तौर पर मैंने यही दे दिया ABCDEF 1279, मैं कहता हूँ मेरा पासवर्ड यही होना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पे ये सेट करना पड़ेगा कि यही हो, लेकिन यहाँ पे ये MD5 में हो। ये इसे कहते हैं इनक्रिप्शन, ये इनक्रिप्शन का एक तरीका है, MD5 इनक्रिप्शन इस पे लग जाए। ये ज़रा थोड़ा सा समझ लें। एडिट में जाके अपना पासवर्ड लिखेंगे जो भी आप रखना चाहते हैं, और यहाँ से जाके आपने ये MD5 ज़रूर सेलेक्ट करना है। गो का बटन दबा दें, वो आपके पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर देगा। ये देखें, ये पासवर्ड को उसने इनक्रिप्ट कर दिया। अब आपका पासवर्ड अब चलेगा। अब किसी को तो नहीं पता, इसको देख के भी पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको पता है आपने पासवर्ड रखा था ABCDEF 1279। लें जी, चेक कर लें। अब मैंने पासवर्ड वही दिया, अभी भी लॉगिन का बटन दबाया, लो जी, अब इसने मुझे लॉगिन कर दिया। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है कि आपने, अगर आप अपना पासवर्ड लॉस कर जाएं कोई किसी वजह से, या हैकर की खुद भूल जाएं, किसी हैकर ने आपका अकाउंट हैक कर लिया, ईमेल एड्रेस आपको याद नहीं रहा कि पता नहीं कौन सा ईमेल एड्रेस दिया था, या जो है वो गलत ईमेल एड्रेस दे दिया था जब बनाया था, तो आप इस तरह से डेटाबेस में जाके पासवर्ड वगैरह को चेंज कर सकते हैं और अपना पूरी अपनी साइट को इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी। यूज़र्स के डिफरेंट लेवल्स भी होते हैं, वो तो मैंने आपको पहले भी बताए थे, कंट्रीब्यूटर और जो है मतलब जो भी, असल में तो ये पासवर्ड किसका है, यूज़र्स का ही है ना जी पासवर्ड। तो एडमन यूज़र की सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है। ठीक है जी। उसके अलावा फिर डिफरेंट टाइप्स के यूज़र हैं, कंट्रीब्यूटर है, ठीक है जी, एडिटर है, एडिटर एडिट भी कर सकता है। तो ये हमारे डिफरेंट लेवल्स हैं जिनके हम पासवर्ड, जिन यूज़र्स के हम चेंज कर सकते हैं इस तरह डेटाबेस में जाके बड़ी आसानी से। ये कब ऐसा करते हैं, जब हमारा जो पैनल है, जो हमारा WP एडमन है या डैशबोर्ड जिसे हम कहते हैं, जब हमारा वो ओपन ना हो रहा हो तो फिर हम ये इस तरफ जाते हैं। ठीक है जी। अभी बेस्ट प्रैक्टिसेस भी देख लेते हैं, मैं कहता हूँ ये भी आपको बता दूँ। ठीक है जी। फिर 1-2 लेक्चर्स हमारे रह गए हैं। आखिरी लेक्चर में तो मैं आपको ओवरऑल पूरे कोर्स का रिव्यू और किस तरह से आप जो है ई-कॉमर्स वेबसाइट्स जो हैं वो उसको और ज़्यादा आप उसको एडिड फंक्शनैलिटी उसमें ऐड कर सकते हैं वो आपको दूंगा। और एक और लेक्चर है, तो 2 लेक्चर्स हमारे अभी और होंगे इस कोर्स के अंदर। ठीक है जी, क्लियर है? तो लें जी, बेस्ट प्रैक्टिसेस में यही है कि यूज़र नेम और पासवर्ड के बारे में तो आपको, यूज़र नेम जो है ना, आम तौर पर जब हम वर्डप्रेस की वेबसाइट बना रहे होते हैं तो वो हमें कहता है यूज़र नेम आप कौन सा रखो, आप एडमन, तो एडमन ना रखा करें आप। ये अब आपको मैं बता रहा हूँ, एडमन नहीं रखना आपने, क्योंकि हैकर जो होते हैं वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आके ट्राई करते रहते हैं कि इसने एडमन ही यूज़र नेम रखा होगा, और वो एडमन यूज़र नेम और पासवर्ड भी कोई अपनी तरफ से ट्राई करते रहते हैं और करके इस तरह से वेबसाइट्स को हैक कर लेते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है एडमन यूज़र नेम ना रखें। ठीक है जी। बेस्ट प्रैक्टिस फिर ये होनी चाहिए। ठीक है जी। जैसे मैंने अभी ई कार एडमन, अब ये किसी को गैसेबल नहीं है इतना, तो मैंने ये रख लिया। तो इस तरह से आप कुछ, चाहे एडमन का आ भी रहा है नाम, लेकिन उसको एडमन से डिफरेंट रखें। ठीक है जी। पासवर्ड्स मैंने आपको कहा क्रिप्टिक पासवर्ड, यानी ऐसे पासवर्ड
जो कि ईज़िली गैसेबल नहीं होते, इस तरह से आप पासवर्ड्स जो हैं वो रखें। ठीक है जी, बेस्ट प्रैक्टिसेस ये है। तो पासवर्ड इजीली गैसेबल नहीं होना चाहिए, और इतना मुश्किल भी ना रख लें कि आपको खुद ही एक दफ़ा लगाने के बाद दूसरी दफ़ा याद ही ना रहे, और आप उसको कहीं संभाल के फिर रखते हैं, और फिर उसका फिर ये मसला भी होता है कि आप कहते हैं वो तो मैंने उस लैपटॉप पे फ़लाँ उसमें मैंने रखा था, तो अब मैं उसी लैपटॉप पे जाऊंगा तो वो मैं उसको जो है वो पासवर्ड को अप्लाई करूंगा, तो ये थोड़ा सा फिर डिपेंडेंसी लेवल आपका बढ़ जाता है। ठीक है जी, कुछ ऐसा रखें जो हो तो बड़ा मुश्किल सा लेकिन आपको याद रहे। ठीक है। अच्छा जी, थीम्स जो हैं, थीम्स के हवाले से ये है कि हमेशा पेड थीम यूज़ करें, लेकिन ये मसले वाली बात है भाई, क्योंकि पैसे काफ़ी सारे लगते हैं। थीम्स जो हैं, जो आम तौर पर अच्छे थीम्स हैं, वो $50 से ज़्यादा ही होते हैं, मतलब कम अज़ कम यानी आपको 7-8 हज़ार रुपया खर्च करना पड़ता है एक थीम के लिए। ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर भी करूंगा एट द एंड ऑफ द कोर्स कि कुछ ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे आपको एक थीम्स का एक बैच मिल जाता है, मतलब कुछ काफ़ी सारे थीम्स हैं, इतने ही एक थीम की प्राइस में मिल जाते हैं, तो वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो ये रिकमेंडेड यही है कि भाई पेड थीम्स यूज़ करें, या फिर जो फ्री थीम्स होते हैं, मतलब फ्री थीम वो यूज़ करें जो टोटली फ्री हैं, मतलब लेकिन जाहिर सी बात है उस वो ज़्यादा अट्रैक्टिव और ऐसे नहीं होंगे। ठीक है जी। और कुछ होते हैं नल्ड थीम्स, ये सुन लें मेरी बात, नल्ड थीम कभी यूज़ नहीं करने, क्योंकि इन थीम्स के ज़रिए से अक्सर लोग आपकी वेबसाइट्स को हैक करते हैं। अच्छा जी, प्लगइन्स भी, प्लगइन के लिए वही है रूल जो थीम के लिए है कि भाई प्लगइन वही यूज़ करें जो आपके पेड प्लगइन है, तो जाहिर सी बात है पैसे देने पड़ेंगे उसके लिए, तो उसका भी इसी तरह से ही है कि वो प्लगइन जो है वो उनका एक बैच या उनका एक बंच मिल जाता है हमें, मतलब एक दो के पैसे दे दिए, तो वो मतलब उन्होंने कोई ऐसा पैकेज रखे होते हैं। तो वर्डप्रेस के जो आम तौर पर मैंने देखा है, वर्डप्रेस के डेवलपर्स जो हैं वो इस तरह थीम का एक पैकेज ख़रीद लेते हैं जिनमें उन्हें काफ़ी सारे थीम उन्हें मिल जाते हैं। ठीक है जी। तो इसी तरह प्लगइन्स भी मिल जाते हैं, बल्कि कुछ ऐसे पैकेज भी होते हैं, कुछ थीम और कुछ प्लगइन जो आमतौर पर कॉमनली यूज्ड होते हैं वो उन्हें मिल जाते हैं थोड़े से पैसों में, मतलब एक थीम के पैसों में उनको वो सारे मिल गए, तो फिर वो अपने यूज़ करते रहते हैं, मतलब कई महीने चला कई कई वेबसाइट्स उससे बना लेते हैं, तो थोड़े से पैसे खर्च करके काफ़ी सारी वेबसाइट बना लेते हैं उससे, तो ये एक उनको फ़ायदा हो जाता है। और उसके बाद ये कि जी बैकअप ज़रूर लें, अपनी वेबसाइट का बैकअप ज़रूर लें, जब पहली दफ़ा बनाएं तो उस वक्त ही बैकअप ले लें, फिर उसके बाद आप उसमें एडिशन चेंजेस करते रहें। बैकअप पे पूरा एक लेक्चर मैंने दिया था कैसे बैकअप बनाना है, और कैसे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए बैकअप को कैसे जो है रिस्टोर करना है, और अगर उसको माइग्रेट करना है बैकअप को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाना है, यानी एक साइट का बैकअप लिया और उसको फिर दूसरी तरफ लेके गए दूसरे डोमेन पे, वो भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है जी। चलें जी, आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।